ईयर 1895 मुंबई के जूही चौपाटी बीच पर दुनिया का पहला मानव रहित विमान हवा में उड़ान भरता है। इस विमान का नाम मरुत्सका है, जिसे एक इंडियन स्कॉलर शिवकर बापूजी तलपड़े के द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है। ये विमान हवा में करीब 1500 फीट ऊपर उड़ान भरने के कुछ सेकंड बाद जमीन पर आ गिरता है और इस इंसिडेंट के बाद तलपड़े राइट ब्रदर्स से 8 साल पहले ही एयरप्लेन को सक्सेसफुली उड़ाने वाले दुनिया के पहले शख्स बन जाते हैं। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद शिवकर बापूजी तलपड़े का नाम एविएशन हिस्ट्री में क्यों नहीं आता है? क्या राइट ब्रदर्स ने तलपड़े के आइडिया को चोरी किया था? इंसान के उड़ने के सपने को हकीकत में बदलने के पीछे किन पायनियर्स का हाथ है? और आखिर इंडिया में पहली कमर्शियल फ्लाइट कब और किसने उड़ाई? आइए जानते हैं आज के इस शानदार वीडियो में। दोस्तों, इंसान उड़ने का सपना आज से नहीं बल्कि बीती कई सदियों से देखता चला आ रहा है। अगर बात करें इस सपने को सच में बदलने की जिस शख्स ने सबसे पहले कोशिश की थी, तो यहाँ पे अब्बास इब्न फिरनास का नाम सबसे पहले आता है। अब्बास 9th सेंचुरी के इन्वेंटर, एस्ट्रोनॉमर और फिजिशियन थे। उनके कई सारे इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट में से एक था हवा में उड़ने की कोशिश करना। उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के लिए खुद को एक बर्ड की तरह फेदर से ढक लिया और अपने बाजुओं में 2 पंखों को जोड़ दिया, जिसके बाद उन्होंने एक ऊंची जगह से खुद को हवा में नीचे फेंक दिया और एक बर्ड के जैसे काफी दूर तक उड़ान भरी। उनके इस कारनामे को जो भी देखता हैरान हो जाता, लेकिन जब वो जमीन पर उतरे तो बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए थे। फिफ्टीन सेंचुरी में लियोनार्डो दा विंची ने भी बर्ड से इंस्पायर होकर उनकी मूवमेंट को बहुत बारीकी से ऑब्जर्व किया और इंसानों को हवा में उड़ाने के 200 से भी ज्यादा प्रैक्टिकल डिजाइन और स्केचेस तैयार किए, जिनमें से एक था ये ऑर्निथोप्टर दी फ्लाइंग मशीन। उनकी ये फ्लाइंग मशीन बिल्कुल बर्ड के जैसे अपने पंखों को फड़फड़ाती थी, लेकिन इस मशीन को चलाने के लिए इंसान को बहुत ज्यादा एनर्जी और पावर की जरूरत थी, जिससे ये लगातार अपने पंखों को चलाकर हवा में फ्लो बना पाए। इसलिए कोई भी इस मशीन को हवा में उड़ा नहीं सका। दोस्तों, लियोनार्डो दा विंची वही शख्स हैं जिन्होंने अब तक की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पेंटिंग मोनालिसा को डिजाइन किया है। ये पेंटिंग बेचने के लिए तो नहीं है, फिर भी अगर इसकी कीमत आज के समय में लगाई जाए तो एक्सपर्ट्स इसकी वैल्यू $1 बिलियन से भी ज्यादा मानते हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। एटीन्थ सेंचुरी में जोसेफ मिशेल और जैक्स एटिने मॉन्टगोल्फियर नाम के 2 भाइयों ने हॉट एयर बलून्स का निर्माण किया। दोनों भाइयों में से जोसेफ को एरोनॉटिक्स में ज्यादा इंटरेस्ट था। उसने अपनी इसी क्यूरियोसिटी के साथ 1775 की शुरुआत में कई सारे पैराशूट बनाए और अपने घर की छत से छलांग लगाकर उन्हें टेस्ट भी किया। उन्हें पहली बार मशीन बनाने का आइडिया तब आया जब उन्होंने देखा कि कपड़े आग पर सूख रहे हैं और उनकी पॉकेट्स ऊपर की ओर उठ रही हैं। दोनों भाइयों ने टाट के कपड़े से ग्लोब के आकार का एक बलून बनाया, जिसके अंदर कागज की 3 पतली परतें थीं। 19 सितंबर 1783 को दोनों भाइयों ने अपने बलून्स को लोगों के सामने पेश किया। उनका ये प्रदर्शन पेरिस के राजा लुई 16वीं की मौजूदगी में पैलेस ऑफ वर्सेल्स में किया गया। उन्होंने अपने बलून्स को टेस्ट करने के लिए सबसे पहले एक भेड़, एक चिकन और एक बतख को बलून में रखकर ऊपर भेजा। उनका ये बलून हवा में 8 मिनट तक उड़ा और लगभग 2 मील दूर जाकर जमीन पर आ गिरा, जिसके बाद इंसानों ने भी इस बलून में उड़ान भरकर अपनी आसमान में उड़ने की ख्वाहिश को पूरा कर लिया। दोस्तों, यहाँ से एयरप्लेन के आविष्कार की असली कहानी शुरू होती है। सर जॉर्ज केली, जिन्हें फादर ऑफ एरोनॉटिक्स कहा जाता है, इन्होंने 19th सेंचुरी में एयरप्लेन को हवा में उड़ाने वाले 3 इंपॉर्टेंट फोर्सेस को डिस्कवर किया: लिफ्ट, ड्रैग एंड थ्रस्ट। और इन्हीं 3 फोर्सेस की वजह से आज के मॉडर्न एयरप्लेन्स भी हवा में उड़ान भरते हैं। लिफ्ट जनरली वो फोर्स होता है जो हवा में एयरप्लेन को ऊपर उठाता है। जब एयरप्लेन के विंग्स पर हवा तेजी से गुजरती है तो विंग्स पर नीचे से प्रेशर बढ़ जाता है, जिससे एयरप्लेन ऊपर की ओर उठने लगता है। लिफ्ट के बिना कोई भी एयरक्राफ्ट उड़ान नहीं भर सकता। थ्रस्ट वो फोर्स होता है जो एयरप्लेन को आगे की तरफ ढकेलता है। ये जनरली इंजन या प्रोपेलर के कारण होता है। थ्रस्ट एयरप्लेन को तेजी से आगे की ओर बढ़ाता है और जब विंग्स के ऊपर से हवा गुजरने लगती है तो लिफ्ट का निर्माण होता है, जिसकी वजह से एयरप्लेन टेक ऑफ कर जाता है। ड्रैग वो फोर्स होता है जो एयरप्लेन के सामने काम करता है
और उसे पीछे की ओर ढकेलता है। जब एयरप्लेन हवा में होता है तो उसका सामना हवा के रेजिस्टेंस से होता है जो एयरप्लेन की स्पीड को कम कर देता है। ड्रैग की वजह से ही एयरप्लेन को दाएं और बाएं टर्न किया जाता है। अब सर जॉर्ज केरी के ग्लाइडर में आज के मॉडर्न एयरप्लेन के जैसे ही विंग्स एक जगह पर फिक्स रहते थे। विंग्स का डिजाइन ऐसा था कि जब हवा विंग्स के ऊपर और नीचे से गुजरती थी तो एयरक्राफ्ट लिफ्ट जनरेट करने लगता था। ग्लाइडर के पीछे एक टेल थी जो स्टेबिलिटी और कंट्रोल के लिए थी। इसके अलावा पायलट के बैठने के लिए विंग्स के नीचे अलग से एक वुडन सीट भी थी। ईयर 1853 में इंग्लैंड के ब्रॉम्पटन डेल में ये ग्लाइडर उड़ाया गया। इस उड़ान को भरने के लिए किसी भी प्रकार के इंजन का यूज नहीं किया गया था। जब ग्लाइडर को ऊंची जगह से धक्का दिया गया तो विंग्स ने लिफ्ट जनरेट करना शुरू कर दिया। ऐसा माना जाता है कि ग्लाइडर को सर जॉर्ज केली के सर्वेंट ने उड़ाया था, जिसके बाद उनके पोते ने भी इस ग्लाइडर में उड़ान भरी। उड़ान दूरी में छोटी थी लेकिन इसने एविएशन के फील्ड में एक हिस्टोरिकल मूवमेंट बना दिया था। उनके सिद्धांतों और डिजाइन का यूज एविएशन के अगले पायनियर्स राइट ब्रदर्स ने अपने विमान को सफल बनाने में किया। दोस्तों राइट ब्रदर्स दो भाई थे जिनमें से एक का नाम विल्बर राइट और दूसरे का नाम ऑरविल राइट था। राइट ब्रदर्स को बचपन से ही मैकेनिकल और क्रिएटिव चीजों में क्यूरियोसिटी रही थी। ईयर 1878 में उनके पिता ने उन्हें एक हेलीकॉप्टर के जैसा खिलौना दिया। ये खिलौना रबर बैंड की मदद से ऊपर उड़ता था। राइट ब्रदर्स ने इससे बहुत एंजॉय किया और उनके एयरप्लेन के इंटरेस्ट का स्टार्टिंग पॉइंट भी यहीं से शुरू हुआ। दोनों भाइयों के पास कोई भी इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं थी और न उन्होंने कभी कोई ट्रेनिंग ली थी। इसके बावजूद उन्होंने सिर्फ अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस और ऑब्जर्वेशन से फ्लाइंग मशीन के बारे में इतनी गहराई से सीखा। उनकी इस क्रिएटिविटी और जुगाड़ू सोच का एक परफेक्ट एग्जाम्पल उनका बाइसिकल बिजनेस था। दोनों भाइयों ने मिलकर एक कंपनी खोली जिसका नाम राइट साइकिल्स था, जहां दोनों भाई साइकिल बेचने और रिपेयर का काम किया करते थे। उनकी इसी स्किल से उन्हें फ्लाइंग मशीन के मैकेनिकल कंपोनेंट्स को समझने और डेवलप करने में मदद मिली। फ्लाइंग मशीन का आइडिया काफी रिस्की था और इस फील्ड में फेलियर काफी कॉमन था। दोनों भाइयों ने कई बार अपनी मशीन्स को क्रैश होते देखा, ग्लाइडर्स को फेल होते देखा और कई सारी इंजरीज भी सही, पर उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। ओटो लिलियंथल उस समय के जाने माने एविएशन पायनियर थे। राइट ब्रदर्स ने उनके एक्सपेरिमेंट को बहुत गहराई से ऑब्जर्व किया था, जिसके बाद लिलियंथल ने एक ग्लाइडर एक्सीडेंट में अपनी जान गंवा दी थी। इस इंसिडेंट के बाद दोनों भाई काफी शॉक्ड हो गए थे, लेकिन दोनों ने इस रिस्क को समझने के बावजूद अपने एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू रखे। जहां अक्सर लोग बस पावरफुल इंजन्स और लिफ्ट पर ध्यान दे रहे थे, वहीं राइट ब्रदर्स का मेन फोकस एयरप्लेन के कंट्रोल पर था। उन्होंने पहली बार ये आइडेंटिफाई किया कि एक फ्लाइंग मशीन का बिगेस्ट चैलेंज उसे उठाना नहीं बल्कि हवा में उसे कंट्रोल करना है। जिसके बाद दोनों भाइयों ने 3 एक्सिस कंट्रोल सिस्टम को बनाया, जिसमें से पहला सिस्टम था पिच, जिसकी मदद से एयरप्लेन के ऊपर और नीचे का मूवमेंट कंट्रोल हो सके। दूसरा सिस्टम था रोल, जिसकी मदद से एयरप्लेन को रोटेट कराया जा सके। और तीसरा सिस्टम था यौ, जिसकी मदद से एयरप्लेन के लेफ्ट और राइट का मूवमेंट कंट्रोल किया जा सके। ये सिस्टम एविएशन का बैकबोन बना और आज भी इसी प्रिंसिपल पर एयरक्राफ्ट बनाए जाते हैं। अगर बात करें एयरप्लेन के फ्लाइंग मैकेनिज्म की, तो इस पर अलग से एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो बन सकती है। अगर आप लोग कमेंट में इसकी डिमांड करते हो तो मैं इस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। खैर आगे बढ़ते हैं। राइट ब्रदर्स के सारे ट्रायल्स और एक्सपेरिमेंट के नतीजे ईयर 1903 के अंत में जाकर सफल होते नजर आए। उन्होंने इस बीच कई सारे ग्लाइडर टेस्ट को सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिया था। अब बस एक पावर्ड फ्लाइट का अटेम्प्ट करना बाकी था। राइट ब्रदर्स ने अपनी फ्लाइंग मशीन का नाम राइट फ्लायर रखा। ये मशीन एक इंटरनल कंबस्शन इंजन से पावर्ड थी, जिसे राइट ब्रदर्स ने खुद डिजाइन और मैन्युफैक्चर किया था। इंजन और विंग्स के अलावा राइट फ्लायर का स्ट्रक्चर वुड और क्लॉथ से बना था, जिससे काफी हल्का और फ्लेक्सिबल था। फाइनली अब बारी आती है टेस्टिंग की। राइट ब्रदर्स ने अपने एयरप्लेन के टेस्ट के लिए नॉर्थ कैरोलिना के कोस्टल एरिया किटी हॉक को चूज किया। ये जगह टेस्ट के लिए सुटेबल इसलिए भी थी क्योंकि यहाँ तेज हवाएं चलती थी। साथ ही ये जगह उनके घर डेटन ओहियो से भी दूर थी, जहाँ उन्हें अपने टेस्ट के लिए प्रिवेसी भी मिलती थी। 17 दिसंबर 1903 इस दिन काफी ठंड थी और तेज हवाएं चल रही थी। ऐसी सिचुएशन में मशीन को स्टेबल रखना एक बड़ा चैलेंज था, लेकिन दोनों भाइयों ने हार नहीं मानी और अपना अटेम्प्ट कंटिन्यू करने का फैसला किया। पहली फ्लाइट में ऑरविल राइट पायलट थे, जबकि विल्बर राइट ने एयरक्राफ्ट को बैलेंस करने और इनिशियल पुश देने में मदद की। ऑरविल ने इंजन स्टार्ट किया और फ्लायर को हवा में ले जाने का प्रयास किया। फ्लायर धीरे धीरे ऊपर उठने लगा और करीब 12 सेकंड और 120 फीट का डिस्टेंस कवर करते हुए एक सफल उड़ान भरी। विल्बर खुशी से चिल्लाते हुए एयरक्राफ्ट के पीछे पीछे दौड़ रहे थे। ये मूवमेंट ऑफिशियली ह्यूमन हिस्ट्री का पहला सक्सेसफुली कंट्रोल्ड पावर्ड फ्लाइट था। उसी दिन राइट ब्रदर्स ने टोटल 4 फ्लाइट्स को अटेम्प्ट किया था, जिसमें सबसे लंबी फ्लाइट में विल्बर राइट ने 59 सेकंड तक फ्लायर को हवा में बनाए रखा और करीब 852 फीट का डिस्टेंस कवर किया। ये राइट फ्लायर की सबसे बड़ी कामयाबी थी।
अब वीडियो के शुरू में मैंने जिन इंडियन स्कॉलर की बात की थी, दरअसल उनके बारे में कुछ लोगों का मानना है कि उन्होंने एंशिएंट साइंस से इंस्पायर होकर एक एयरक्राफ्ट बनाया और उसे राइट ब्रदर्स से 8 साल पहले ही सक्सेसफुली उड़ा लिया था। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि क्या सच में ऐसा कुछ हुआ था? वेल, इस बात का कोई हिस्टोरिकल प्रूफ या रिकॉर्ड नहीं मिलता है और न ही कोई डिटेल डॉक्यूमेंटेशन और आई विटनेस है जो इस उड़ान को ऑफिशियली रिकॉर्ड करे। और दूसरी तरफ राइट ब्रदर्स के पास अपनी उड़ान के लिए फुल डॉक्यूमेंटेशन और पेटेंट्स अवेलेबल थे और उनके इंजीनियरिंग डिजाइन्स और रिपोर्ट्स आज भी अवेलेबल हैं। एक और मिथ जो कुछ लोगों में काफी कॉमन है वो ये है कि राइट ब्रदर्स ने तलपड़े के आइडिया को चोरी किया था, लेकिन इस बात का भी कोई हिस्टोरिकल एविडेंस या प्रूफ नहीं मिलता है। तलपड़े के एयरक्राफ्ट का डिजाइन जैसा बताया जाता है और राइट ब्रदर्स के एयरक्राफ्ट के डिजाइन दोनों एक दूसरे से अलग थे। इसी पर साल 2015 में हवाई ज़्यादा नाम की एक बॉलीवुड फिल्म बनी थी। इस फिल्म ने शिवकर बापूजी तलपड़े की कहानी को थोड़ा फिक्शनल और ड्रामेटिक रूप दिया। हालांकि फिल्म के ज्यादातर एलिमेंट्स काल्पनिक थे और इस पर केस भी दर्ज हुआ था, क्योंकि ये फिल्म उनकी कहानी को एक सिनेमैटिक ट्रिब्यूट के रूप में तो दिखाती है लेकिन सच्चाई के आधार पर नहीं। वेल, भले ही तलपड़े की उड़ान का कोई प्रूफ हो या ना हो, लेकिन उनकी कहानी इंडिया के लिए एक इंस्पिरेशन जरूर है कि हम भी एविएटर्स और साइंटिस्ट के रूप में इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। वेल, राइट ब्रदर्स की 1903 की पहली सक्सेसफुल फ्लाइट के बाद एविएशन इंडस्ट्री में काफी तेजी से बूम देखने को मिला। धीरे धीरे प्लेन्स में बेटर इंजन्स, विंग्स और मटेरियल्स का इस्तेमाल होने लगा और 1914 तक प्लेन्स कमर्शियल पर्पस के लिए भी डिजाइन होने लगे। वर्ल्ड वॉर्स के दौरान भी एयरप्लेन्स का महत्वपूर्ण योगदान रहा। जहां फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में प्लेन्स का इस्तेमाल रिकॉनिसेंस और लाइट कॉम्बैट के लिए किया गया, वहीं सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एविएशन टेक्नोलॉजी में जबरदस्त एवोल्यूशन देखने को मिला। फाइटर प्लेन्स, बॉम्बर्स और ट्रांसपोर्ट प्लेन्स का मास प्रोडक्शन होने लगा जो बैटल फील्ड पर भारी इम्पैक्ट डालने लगे। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जेट इंजन का डेवलपमेंट हुआ और प्लेन्स में स्पीड और कैपेसिटी दोनों बढ़ने लगी। इंडिया में एविएशन इंडस्ट्री का आगाज 1932 को हुआ जब JRD टाटा ने टाटा एयर सर्विसेज को लॉन्च किया और 15 अक्टूबर 1932 को इंडिया की पहली कमर्शियल फ्लाइट को उड़ाया जो आगे चलकर एयर इंडिया का पार्ट बनी। एविएशन का सफर एक छोटी सी उड़ान से शुरू होकर आज के एडवांस एयरक्राफ्ट तक पहुंचा है। राइट ब्रदर्स ने जहां पहली कंट्रोल्ड फ्लाइट को सक्सेसफुल बनाया, वहीं उनसे पहले कई सारे एविएशन पायनियर ने भी अपनी जान को दांव पर लगाकर इस सपने को सच बनाने की कोशिश की। एयरप्लेन का इन्वेंशन एक ऐसे आविष्कार की कहानी है जो पूरे मानव समाज को एक नई दिशा की ओर ले गया, जहां आज हम सब प्लेन्स के जरिए दिनों का सफर घंटों में तय कर लेते हैं। ये इन्वेंशन सिर्फ साइंस का एक माइलस्टोन नहीं था, बल्कि इसने पूरी दुनिया को कनेक्टेड और एक्सेसिबल बनाया। एयरप्लेन के आविष्कार की कहानी हमें ये सिखाती है कि इंसान की इमेजिनेशन और इनोवेशन की कोई सीमा नहीं है। अगर हम कुछ सोच सकते हैं तो उसे कर भी सकते हैं और आने वाले टाइम में भी नए आविष्कार हमारे सपनों को नई ऊंचाइयों तक ले जाते रहेंगे।